आदरणीय दर्शकगण, जिला विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर हिमाचल प्रदेश के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम आपके समक्ष बाल यौन शोषण के विरुद्ध सूचना क्रम की अगली कड़ी प्रस्तुत करने जा रहे हैं। यद्यपि देश भर में बाल यौन अपराधियों को कड़ी से कड़ी सज़ा देने का, उन्हें दंडित करने के कई प्रावधान उपलब्ध हैं, किंतु रोहन की कहानी आपके समक्ष प्रस्तुत करके हम अभिभावकों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि आपके बच्चों को आपके द्वारा देख रेख की आवश्यकता है। प्रिवेंशन इज़ बेटर दैन क्योर। इलाज से रोकथाम बेहतर है। यह कहावत बाल यौन अपराधों के विरुद्ध पूरी तरह से लागू होती है। बाल यौन अपराधों की प्रकृति ही ऐसी है। ना केवल ये अपराध अकेले में किए जाते हैं, यह एक ऐसे व्यक्ति के विरुद्ध किए जाते हैं जो कि ना इसके प्रकृति को समझ पाता है, ना ही अपराधी की प्रवृत्ति के बारे में सोच पाता है। इसके अतिरिक्त वह बच्चा जो यौन अपराध का शिकार है, इसकी सही तरह से शिकायत या रिपोर्ट भी करने में सक्षम नहीं है। रोहन की कहानी आपके सामने प्रस्तुत करके हम अभिभावकों तक यह संदेश पहुंचाना चाहते हैं कि यौन अपराध के हर मामले में आवश्यक नहीं कि बच्चा माता पिता अथवा किसी अधिकारी तक अपनी शिकायत पहुंचा ही दे। इस अपराध की सबसे बड़ी समस्या यही है कि कम उम्र बच्चा अपराधी का दोष समझने की जगह आत्मग्लानि महसूस करता है। इस अपराध की प्रकृति को पूरी तरह समझने में असक्षम उस बच्चे के लिए यह भारी संभावना है कि वह इस घटना के बारे में किसी को बताए ही नहीं। ऐसे में क्रोध, भय, अपराध बोध, अकेलेपन और इस तरह की अन्य नकारात्मक भावनाओं से जूझता यह बच्चा आगे तो बढ़ जाए, शायद वह उस घटना को विस्मृत भी कर दे, किंतु ये नकारात्मक भाव उसके व्यक्तित्व व मानसिकता एवं शारीरिक स्वास्थ्य को अद्वितीय क्षति पहुंचा सकते हैं। आमतौर पर दुर्व्यवहार से मुक्त एक परिपूर्ण बचपन बच्चे को दे पाना माता पिता की इच्छा है, किंतु वास्तव में यह बच्चों के लिए माता पिता का सर्वप्रथम कर्तव्य है। इस कर्तव्य के बारे में बात करने का अभिप्राय यह नहीं कि सभी एहतियात बरतने के बाद भी यदि कोई बाल यौन अपराधी किसी बच्चे को अपना शिकार बना लेता है तो अभिभावक या वह बच्चा खुद को दोष दें, जबकि दोष उस अपराधी का है। इस सूचना क्रम की पिछली कड़ी में हम पहले ही ये सूचित कर चुके हैं कि बाल यौन अपराध के शिकार बच्चे तथा उसके अभिभावकों के लिए इस हादसे से आगे बढ़ने में सबसे बड़ी अड़चन आती है अपराध बोध के भाव से। इस कारणवश यह कहना गलत नहीं होगा कि अपने बच्चों को सुरक्षित रखना अपने आप में एक युद्ध बन चुका है। सर्वप्रथम हमें अपने बच्चों को बाल यौन अपराध से बचाने के लिए प्रत्येक एहतियात लेनी होगी तथा इसके उपरांत भी यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित हो जाती है तो हमें स्वयं को तथा अपने बच्चों को सकारात्मक भावों एवं विचारों से लैस करना होगा, जिससे कि हम इसके दुष्प्रभावों से अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकें। इस पड़ाव पर मैं सूचित करना अति आवश्यक समझती हूँ कि यह जानकारी आपके साथ केवल मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से साझा नहीं की जा रही। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट वर्ष 2012 में लागू किया गया एक अधिनियम है जो बालकों को यौन शोषण से बचाने के लिए पारित किया गया। आम धारणा है कि कानून केवल तथ्यों और सबूतों को देखता है। इस अधिनियम की रूपरेखा को देखते ही यह समझ आता है कि कानून केवल तथ्यों तथा साक्ष्यों को अहमियत देता है। इस आम धारणा के विपरीत जाकर भारतीय कानून ने
बालकों में यौन शोषण का शिकार होने के उपरांत उत्पन्न होने वाले शारीरिक, मानसिक तथा भावनात्मक दुष्प्रभावों से बालकों को बचाते हुए अपराधियों के लिए कड़ी से कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ऐसा प्रयास किया गया है कि यौन शोषण के शिकार बालक को पुनर्वास का प्रत्येक प्रावधान उपलब्ध हो। जिस प्रकार कानून ने बाल यौन शोषण की चुनौतियों से सही प्रकार से लड़ने के लिए स्वयं को विकसित किया है, अभिभावकों को भी बाल यौन अपराध से अपने बच्चों को बचाने के लिए उनकी परवरिश की शैली में परिवर्तन लाने होंगे। इस विषय पर अधिक प्रकाश डालने के लिए हमारे सूचना क्रम की अगली कड़ी आपके समक्ष प्रस्तुत है, जिसका नाम है तैयारी। अरे, आज आप ऑफिस से जल्दी आ गए? मैडम, मैं जल्दी नहीं, आप देर से आए हैं। और बताओ, दिन कैसा रहा? हाँ, स्ट्रेसफुल एंड वरीसम। अच्छा, आमतौर पर टायरसम होता है। नो, सीरियसली, आज मैं आशिमा के साथ उसके बेटे को लेके प्रेरणा के पास गई थी। प्रेरणा के पास क्यों? अरे प्रेरणा, माय स्कूल फ्रेंड, वो साइकेट्रिस्ट है ना। हाँ, तो आशिमा के बेटे को कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमने आशिमा के बेटे के साथ कुछ सेशन भी किए और आज हमें पता चला है कि उसका बचपन में यौन शोषण होता रहा है। ये तो बहुत दुखद बात है। कुछ पता चला किसने किया? नहीं, खुद रोहन को ये बात पता नहीं है। मानसिक तकलीफ से बचने के लिए वो इन सब बातों को भूल चुका है। मैं कुछ सोच रही हूँ, क्या तुम मेरा साथ दोगे? मैं तुम्हारे साथ हूँ, बोलो क्या बात है। हमारी परी भी अब 9 साल की हो गई है और कोई हादसा होने से बेहतर है कि उसे इस तरह का ज्ञान हो जिससे वह खुद को बचा सके। मैं सोचती हूँ कल प्रेरणा से मिलूँ। वह कुछ सलाह दे सकती है कि बच्चों को ऐसा ज्ञान कैसे दिया जाए और उन्हें सुरक्षित कैसे रखा जाए। तुम्हें जैसा ठीक लगे वैसा करो। अगर तुम कहो तो मैं भी चलने को तैयार हूँ। नहीं, प्रेरणा से तो मैं मिल आऊँगी, पर जैसे वो कहेगी वैसी बात हम परी से मिलकर करेंगे। ठीक है, आखिर पिता होने के नाते मेरा परी की सुरक्षा के लिए उतना ही उत्तरदायित्व है जितना कि तुम्हारा। तुम प्रेरणा से मिलो और फिर मुझे बताओ। ठीक है। हेलो गरिमा, मैं तुम्हारा ही इंतज़ार कर रही थी। आओ, अंदर आओ। हेलो डॉक्टर प्रेरणा। तुम कुछ लोगी? चाय, कॉफ़ी? इन औपचारिकताओं को रहने दो। मैं कौन सा दूर से आई हूँ। तुम मेरे पास बैठो और मेरी परेशानी का हल कर दो। तुमसे फ़ोन पर बात करके मुझे लगा तो था कि ऐसी क्या बात हो गई जो तुम अलग से स्पेशली अपॉइंटमेंट लेकर मुझसे मिलने आ रही हो। क्या बात है, क्यों परेशान हो? बाल यौन अपराधों के बारे में सुना तो है, जानती भी हूँ, कई बार मेडिकल ओपिनियन भी दिए हैं, लेकिन रोहन की कहानी सुनकर तो मेरी नींद ही उड़ गई। हम यह कैसे सुनिश्चित कर सकते हैं कि हमारे बच्चे सुरक्षित रहें और बाल यौन अपराधियों का शिकार ना हो? यौन अपराधों के विरुद्ध अपने बच्चों के संरक्षण की ओर पहला कदम है सतर्कता। तुम्हें यह जानकर आश्चर्य होगा कि बहुत से लोग जो बच्चों का हित भी चाहते हैं, वे भी बाल यौन शोषण के खतरे तथा इसकी गंभीरता को समझने में असमर्थ हैं। अपने बच्चे के बाल यौन शोषण के शिकार हो जाने की संभावना लोगों के लिए इतनी अप्रिय है कि वे इसका समाज में होना स्वीकार ही करने के लिए तैयार नहीं। अधिकांश लोग वयस्क बलात्कार को
बहुत गंभीर अपराध मानते हैं, किंतु वे इस बात से अनजान होते हैं कि बच्चों को वयस्कों की तुलना में कहीं ज़्यादा दर पर बाल यौन शोषण का सामना करना पड़ता है। तुम्हें ये भी बता दूं कि अधिकांश मामलों में बाल यौन शोषण करने वाला अपराधी बच्चे का जानने वाला अथवा विश्वास पात्र होता है। बच्चे के माता पिता अथवा अभिभावक होने के नाते हमें यह अंतर समझना होगा कि कौन सा व्यवहार बच्चे के प्रति स्नेह दर्शाने हेतु किया जा रहा है तथा कौन सा व्यवहार बच्चे की ओर यौन दृष्टि से किया जा रहा है। और यदि यह अंतर निर्धारित करने में तनिक भी संदेह हो तो कोई जोखिम नहीं लेना चाहिए। व्यक्तिगत सीमाओं को समझना हमारी इंस्टिंक्ट है, सहज वृत्ति है, तथा एक बच्चे की व्यक्तिगत सीमाओं को हमें उसी प्रकार सुरक्षित करना है जैसे कि हम एक वयस्क के साथ करते हैं। कई मामलों में यह पाया गया है कि बच्चों के विरुद्ध यौन दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति अक्सर दुरुपयोग से पहले संभावित पीड़ितों तथा उनके परिवारों के साथ अच्छे संबंध बनाते हैं। इस प्रक्रिया को ग्रूमिंग कहा जाता है। ग्रूमिंग के दौरान दुर्व्यवहार करने वाला व्यक्ति बच्चे पर विशेष ध्यान देगा, उसे घुमाने ले जाने का अवसर ढूंढेगा, उसके लिए उपहार लेकर आएगा, बच्चों को दूसरों से अलग थलग करने का प्रयास करेगा, बच्चे की ज़रूरतों को पूरा करेगा, परिवार के भीतर की ज़रूरतों तथा महत्वपूर्ण भूमिकाओं को निभाने की कोशिश करेगा। वह बच्चे के साथ ऐसा व्यवहार करेगा जैसे वह उसका बड़ा है। वह धीरे धीरे बच्चे की शारीरिक सीमाओं का उल्लंघन करेगा। ऐसे व्यवहार के विरुद्ध हमें बहुत सतर्क रहना होगा। कोई व्यक्ति जो परिवार का मित्र है अथवा परिवार के किसी एक सदस्य का मित्र है, वह उस परिवार के बच्चे के साथ यदि स्वतंत्र संबंध बनाने का प्रयास करता है तो भला है कि हम उसे ऐसी अनुमति ना दें। अनजान व्यक्तियों से पैदा हुए खतरे से तो हम अपने बच्चों को बचा भी लें। उसके लिए हमने उन्हें एक सीख दे रखी है कि बेटा, किसी अनजान व्यक्ति के हाथ से कुछ खाना नहीं, किसी अनजान व्यक्ति के साथ कहीं जाना नहीं, किसी अनजान व्यक्ति से बात भी नहीं करना। किंतु जब बाल यौन अपराध करने वाले अपराधी परिवारों के अंदर रह रहे व्यक्ति अथवा परिवारों के संबंधी अथवा परिवारों के मित्र होते हैं, उन हालात में बच्चे को बाल यौन अपराधों से बचाना बहुत कठिन हो जाता है। इस कारणवश बच्चों को घर से बाहर भेजते हुए जितनी सतर्कता हम बरतते हैं, उससे कहीं अधिक सतर्कता हमें बच्चों के घर एवं परिवार के बीच के व्यवहार को देखने में बरतनी होगी। यद्यपि कोई भी बच्चा बाल यौन शोषण के विरुद्ध प्रतिरक्षित नहीं है, किंतु बाल यौन शोषण का शिकार हो चुके बच्चे तथा उनके परिवारों में अध्ययन पर कुछ विशेषताएं पाई गई, जिनके बूते ये कहा जा सकता है कि किन बच्चों अथवा किन परिवारों से आने वाले बच्चों में यौन शोषण की संभावना बढ़ जाती है। इन परिस्थितियों को समझ लिया जाए तो ऐसी परिस्थितियों में जो बच्चा है उसके संरक्षण के लिए अधिक सतर्कता बरती जा सकती है। बाल यौन शोषण में अथवा उसके विरुद्ध पारिवारिक संरचना की एक महत्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। दोनों माता पिता अर्थात जैविक माता पिता जो कि विवाहित हैं व साथ रह रहे हैं, उनके साथ रहने वाले बच्चे बाल यौन शोषण के कम जोखिम में पाए गए हैं। यह जोखिम तब बढ़ जाता है जब बच्चा माता या पिता में से किसी एक के साथ अकेला रहता है अथवा माता के साथ सौतेले पिता अथवा पिता के साथ सौतेली माता के साथ रहता है। जन्म देने वाले माता पिता के साथ रहने वाले बच्चों की तुलना में माता या पिता में से किसी एक के साथ रहने वाले बच्चे में यौन शोषण का शिकार होने की संभावना 10 गुना अधिक होती है। प्रतिकूल सामाजिक अथवा आर्थिक स्थिति में रह रहे परिवार के बच्चों को भी बाल यौन शोषण के शिकार के रूप में पहचाने जाने की संभावना बढ़ जाती है। बाल यौन अपराधों से अपने बच्चों को संरक्षित करने हेतु
अभिभावकों को चाहिए कि वे अपने बच्चों के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल हों। एक बच्चे के जीवन में सक्रिय रूप से शामिल होने से बच्चे के यौन शोषण के चेतावनी के संकेत अधिक स्पष्ट हो सकते हैं, और यदि कुछ सही नहीं है तो बच्चे को आपके पास आने में सहज महसूस होगा, अधिक मदद मिलेगी। यदि आप किसी ऐसी चीज़ को देखते हैं या सुनते हैं जो चिंता का कारण है, तो आप अपने बच्चे की सुरक्षा के लिए कार्रवाई कर सकते हैं। उनके दिन प्रतिदिन के जीवन में रुचि दिखाएं। उनसे पूछें कि उन्होंने दिन के दौरान क्या किया और उन्होंने ये गतिविधियां किसके साथ की। लंच के समय वे किसके साथ बैठे थे। स्कूल के बाद उन्होंने क्या खेल खेला। अपने बच्चे के जीवन में लोगों को जानें कि आपका बच्चा अन्य बच्चों अथवा वयस्कों के साथ किस प्रकार समय बिता रहा है। अपने बच्चे से उन बच्चों के बारे में पूछें जिनके साथ वे स्कूल जाते हैं। कोई भी व्यक्ति जिससे आपका बच्चा संपर्क में आता है, उन्हें जानना आपके लिए आवश्यक है। वह चाहे आपके बच्चे का दोस्त हो, दोस्त के माता पिता, टीम के साथी अथवा कोच। इन लोगों के बारे में खुलकर बात करें तथा बच्चे से सवाल पूछें ताकि आपका बच्चा भी ऐसा करने में सहज महसूस करे। देखभाल करने वाले व्यक्तियों को सावधानी से चुनें। मीडिया की बात करें। यौन हिंसा की घटनाओं को अक्सर समाचार द्वारा कवर किया जाता है तथा टीवी में चित्रित किया जाता है। बातचीत शुरू करने के लिए अपने बच्चे से इस कवरेज के बारे में सवाल पूछें। उनसे पूछें, क्या आपने पहले भी कभी ऐसा होते हुए सुना है? अथवा आप यह पूछ सकते हैं कि यदि वह बच्चा इस परिस्थिति में हो तो वह क्या करेगा। अपने बच्चे को संकेत दें कि ये महत्वपूर्ण मुद्दे हैं जिनके बारे में वे आपसे बात कर सकते हैं। चेतावनी के संकेतों को जानें। बाल यौन शोषण के चेतावनी के संकेतों से परिचित रहें तथा अपने बच्चों में आने वाले छोटे से छोटे बदलाव पर ध्यान दें। आपके पास उस व्यक्ति के जीवन में एक बड़ा बदलाव लाने की क्षमता है जिसकी जिम्मेदारी माता पिता अथवा अभिभावक के रूप में आप पर सौंपी गई है। हमें अपने परिवारों में ऐसा वातावरण बनाने की आवश्यकता है जिसमें बच्चे यह समझ सकें कि उनकी कही गई बात सुनी जाएगी तथा जो वो कहते हैं उसका सम्मान किया जाएगा। ऐसा पर्यावरण परिवार में बच्चे के जन्म से पोषित किया जाना चाहिए। कई माता पिता के लिए अपने बच्चों से उनके शरीर से संबंधित सीमाओं तथा गोपनीयता के बारे में बात करना कठिन नहीं है। जब तक हमारे बच्चे 3 या 4 साल की उम्र तक पहुंचते हैं, हमें ये एहसास होना शुरू हो जाता है कि उन्हें न केवल अपने शरीर की गोपनीयता तथा सीमाओं के बारे में सक्रिय रूप से शिक्षित होने की आवश्यकता है, अपितु अन्य लोगों के शरीर की गोपनीयता तथा पारस्परिक संपर्क में उचित तथा अनुचित का अंतर जानने का समय भी आ गया है। यह बात ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे शरीर के बारे में जिज्ञासा सामान्य है तथा स्वस्थ बाल विकास का एक हिस्सा है। किसी अन्य की तुलना में यह बेहतर है कि बच्चा अपने शरीर के बारे में अपने माता पिता अथवा किसी समझदार बड़े से सम्मानजनक तथा शिक्षाप्रद तरीके से सीखें। 3 से 4 साल की आयु के बच्चों के माता पिता के लिए उपयुक्त है कि वे अपने बच्चों के साथ ऐसे संवाद की शुरुआत करें कि कौन व्यक्ति बच्चे को किस प्रकार छू सकता है। हम बच्चे को यह समझा सकते हैं कि सभी के शरीर पर निजी अंग होते हैं, लेकिन हम किसी को छूते नहीं। ध्यान में रखना आवश्यक है कि हमारे शरीर के बारे में जिज्ञासा सामान्य है तथा स्वस्थ बाल विकास का एक हिस्सा है। किसी अन्य की तुलना में यह बेहतर है कि बच्चा अपने शरीर के बारे में अपने माता पिता अथवा किसी समझदार बड़े से सम्मानजनक तथा शिक्षाप्रद तरीके से सीखें। 3 से 4 साल की आयु के बच्चों के माता पिता के लिए उपयुक्त है कि वे अपने बच्चों के साथ ऐसे संवाद की शुरुआत करें कि कौन व्यक्ति बच्चे को किस प्रकार छू सकता है।
हम बच्चे को यह समझा सकते हैं कि सभी के शरीर पर निजी अंग होते हैं, लेकिन हम किसी को छूते नहीं। प्री स्कूली बच्चों के लिए स्पर्श के मुद्दे को समझ पाना कुछ हद तक जटिल है, क्योंकि अभी भी माता पिता अथवा अभिभावक बच्चों को स्नानागार में, शौचालय में देखभाल और मदद देते हैं। किंतु इसी दौरान ये शुरुआत की जा सकती है कि अभिभावक अथवा माता पिता बच्चों को समझाएं कि वे उन्हें इस प्रकार की मदद दे सकते हैं तथा अन्य कोई नहीं। इसके अतिरिक्त माता पिता अथवा अभिभावकों के लिए एक उचित सुझाव हो सकता है कि वे अपनी दिनचर्या में अथवा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को स्पर्श करने से पहले उन्हें कोई स्पष्टीकरण दें तथा उनकी अनुमति लें। जैसे कि बच्चे को नहलाते समय वे मौखिक स्पष्टीकरण बच्चे को दे सकते हैं कि उनके शरीर से गंदगी साफ करने के लिए वे उन्हें स्नान करवाने जा रहे हैं। ऐसे अनुभव से बच्चे को सही तथा गलत स्पर्श के बीच के अंतर को समझने में मदद मिलेगी। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि माता पिता अथवा अभिभावक बच्चे को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो कोई व्यक्ति जो उन्हें किसी बात को गोपनीय रखने के लिए प्रेरित करता है, उसकी ओर बच्चे की दृष्टि संदेहजनक हो जाएगी। जब कोई जानता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और गंभीरता से ली जाएगी, तो यह उन्हें बोलने की हिम्मत देता है। जैसे ही हम बच्चों के साथ भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, हम बच्चों से इस बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं। यदि किसी ने अपने बच्चों के साथ इन विषयों पर बातचीत शुरू नहीं की है, तो यह चिंता का कोई विषय नहीं। कभी भी ऐसी बातचीत के लिए बहुत देर नहीं हुई है। प्री स्कूली बच्चों के लिए स्पर्श के मुद्दे को समझ पाना कुछ हद तक जटिल है, क्योंकि अभी भी माता पिता अथवा अभिभावक बच्चों को स्नानागार में, शौचालय में देखभाल और मदद देते हैं। किंतु इसी दौरान ये शुरुआत की जा सकती है कि अभिभावक अथवा माता पिता बच्चों को समझाएं कि वे उन्हें इस प्रकार की मदद दे सकते हैं तथा अन्य कोई नहीं। इसके अतिरिक्त माता पिता अथवा अभिभावकों के लिए एक उचित सुझाव हो सकता है कि वे अपनी दिनचर्या में अथवा रोज़मर्रा की ज़िंदगी में बच्चे को स्पर्श करने से पहले उन्हें कोई स्पष्टीकरण दें तथा उनकी अनुमति लें। जैसे कि बच्चे को नहलाते समय वे मौखिक स्पष्टीकरण बच्चे को दे सकते हैं कि उनके शरीर से गंदगी साफ करने के लिए वे उन्हें स्नान करवाने जा रहे हैं। ऐसे अनुभव से बच्चे को सही तथा गलत स्पर्श के बीच के अंतर को समझने में मदद मिलेगी। बच्चों को बोलने के लिए प्रोत्साहित करें। यदि माता पिता अथवा अभिभावक बच्चे को खुलकर बोलने के लिए प्रेरित करेंगे, तो कोई व्यक्ति जो उन्हें किसी बात को गोपनीय रखने के लिए प्रेरित करता है, उसकी ओर बच्चे की दृष्टि संदेहजनक हो जाएगी। जब कोई जानता है कि उनकी आवाज़ सुनी जाएगी और गंभीरता से ली जाएगी, तो यह उन्हें बोलने की हिम्मत देता है। जैसे ही हम बच्चों के साथ भावनात्मक शब्दों का प्रयोग करना शुरू करते हैं, हम बच्चों से इस बारे में बातचीत शुरू कर सकते हैं। यदि किसी ने अपने बच्चों के साथ इन विषयों पर बातचीत शुरू नहीं की है, तो यह चिंता का कोई विषय नहीं। कभी भी ऐसी बातचीत के लिए बहुत देर नहीं हुई है। अपने बच्चों को सीमाओं के बारे में सिखाएं। अपने बच्चों को बताएं कि किसी को उन्हें छूने अथवा असहज महसूस कराने का अधिकार नहीं है। इसमें दादा दादी से गले लगना या माता पिता द्वारा गुदगुदी करना भी शामिल है। ऐसा कोई भी व्यवहार बच्चे के साथ बिना उनकी अनुमति के ना करें, अथवा उन्हें इस प्रकार के व्यवहार में उनकी अपनी सहमति, अनुमति तथा सहजता के महत्व का ज्ञान कभी नहीं हो पाएगा, जो कि माता पिता द्वारा बच्चे को बाल यौन शोषण से बचाने के लिए दिए जाने वाला पहला अस्त्र सिद्ध हो सकता है।
तो क्या माता पिता, दादा दादी, घर के सदस्य भी बच्चे को छू नहीं सकते? गरिमा, जो मैं तुम्हें समझा रही हूँ उसका मतलब ये नहीं कि परिवार के सदस्य खुद ही अपने बच्चे को छूने से अथवा उसकी तरफ स्नेह दर्शाने से कतराने लगें। अपितु उम्र में छोटे बच्चे के माता पिता, अभिभावक अथवा परिवार के सदस्य जो कि बच्चे का हित चाहते हैं, बाल यौन शोषण को एक मुद्दे की तरह चर्चा का विषय बनाने की जगह अपने ऐसे व्यवहार से बच्चे को शिक्षित कर सकते हैं जिससे कि बच्चा किसी अन्य व्यक्ति से संपर्क में आने पर अपनी व्यक्तिगत सीमाओं पर जोर दे सकता है तथा छुए जाने में अपनी सहमति तथा अनुमति पर स्नेह की अभिव्यक्ति तथा यौन आशय के बीच के अंतर को समझता हुआ दृढ़ रह सकता है। अपने बच्चों को हमें यह सिखाना होगा कि उनके शरीर के बारे में वे कैसे बात कर सकते हैं। कम आयु से हमें अपने बच्चों को उनके शरीर के अंगों के नाम सिखाने होंगे। यदि बच्चे को इस प्रकार के शब्द जो उनके शरीर के अंगों के नाम हैं आते हों तो उन्हें उत्पीड़न होने पर आपके पास आकर अपनी बात कहने की क्षमता मिलती है। हमें अपने बच्चों के लिए उपलब्ध रहना होगा। अपने बच्चों के साथ बिताने के लिए प्रतिदिन अलग से समय निर्धारित करना होगा जहां हम उन्हें अविभाजित ध्यान दे सकें। हमें अपने बच्चों को यह बताना होगा कि यदि उनके मन में कोई सवाल है अथवा कोई व्यक्ति उनके साथ ऐसा व्यवहार करता है जिस कारणवश वे असहज महसूस करते हैं तो वह इस बारे में हमसे बात कर सकते हैं। हमें बच्चे को यह भी आश्वासन देना होगा कि हमें कोई भी बात बताने से वे परेशानी में नहीं पड़ेंगे। इन सब बातों को अमल में लाकर हम अपने बच्चों को बाल यौन शोषण के विरुद्ध सशक्त कर सकते हैं। थैंक यू प्रेरणा, यह जानकारी बहुत फ़ायदेमंद हो सकती है। अभी मैं चलती हूँ। सबसे पहले जाकर अपनी बेटी से बात करूँगी। इसी के साथ हम बाल यौन अपराधों के विरुद्ध सूचना क्रम की इस कड़ी के अंत तक आ पहुँचे हैं। आज की इस प्रस्तुति के माध्यम से हमने यह प्रयास किया है कि अभिभावकों के समक्ष यह चर्चा की जा सके कि वे किस प्रकार अपने बच्चों से बाल यौन शोषण के बारे में बात कर सकते हैं। यदि इस बारे में वे एक मुद्दे के रूप में बच्चों से बात ना करना चाहें तो किस प्रकार रोज़मर्रा के बच्चों के प्रति उनके व्यवहार से हम बच्चों को बाल यौन शोषण के विरुद्ध सशक्त कर सकते हैं। इस प्रस्तुति के माध्यम से यह प्रयास भी किया गया है कि बच्चों के सशक्तिकरण के अतिरिक्त माता पिता किस प्रकार बच्चों को सुरक्षित रखने में अपना योगदान दे सकते हैं। आशा करती हूँ कि इस जानकारी तथा सूचना का सही प्रयोग करके आप कर सकेंगे बाल यौन शोषण के विरुद्ध अपने बच्चों को बचाने की तैयारी। इस प्रकरण में दी गई जानकारी का सही उपयोग करके हम अपने बच्चों को बाल यौन अपराधों के विरुद्ध संरक्षित कर सकते हैं। किंतु इसके उपरांत भी यदि इस प्रकार की कोई घटना घटित होती है तो हमें बच्चों के संरक्षण में आगे आने वाले कानूनों के बारे में भी ज्ञान रखना होगा। इन कानूनों में प्रमुख है प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट अर्थात पॉक्सो अधिनियम 2012, जिसका विवरण हम इस सूचना क्रम की अगली कड़ी में करेंगे। आपसे अनुरोध है कि हमारे इस सूचना क्रम की अगली कड़ी में हमारे साथ बने रहें। इस विषय में तथा इसके अतिरिक्त किसी भी प्रकार की कानूनी सहायता, सलाह तथा सेवाएं प्राप्त करने हेतु हमसे संपर्क करिए 0197822145 पर। अपना समय देने के लिए धन्यवाद।